अब तक यही माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के अलावा शायद ही कोई तीसरी ताकत उभर कर आए, लेकिन भोपाल में हुई इस बैठक के बाद अब तीसरे मोर्चे की एक और नई तस्वीर उभरने लगी है। गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी 15 दलों ने एक साथ मिलकर 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 15 दलों से मिलकर बने इस दल का नाम अपनी सरकार बनाओ संविधान बचाओ मोर्चा होगा। पार्टी का फोकस आदिवासी समाज की 80 सीटों पर खास तौर पर रहेगा। अप्रैल को मैं मऊ गया था, उस समय अखिलेश यादव जी, मैं, जयंत चौधरी जी, चंद्रशेखर रावत जी, चारों ने लगभग हमने 1 घंटे आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करी थी और वहां भी हमने ये पाया था कि हमें तीसरे मोर्चे के तौर पर काम करना चाहिए। इसके अलावा जो और भी अन्य जो पार्टियां बची हुई हैं उनके साथ भी हम अगले दौर में मीटिंग करेंगे और हम सबको एक साथ लेके मध्य प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनाकर एक नई राह तैयार करेंगे। इस नए दल में जो पार्टियां शामिल हो सकती हैं उनमें AIMIM, भारतीय गोंडवाना पार्टी, जन विकास पार्टी, जयस, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया, इंकलाब विकास दल का नाम सामने आ रहा है। लेकिन वोट काटने और प्रेशर बनाने का ये खेल कोई नया नहीं है। पिछले कई विधानसभा चुनाव में BSP, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और सपा ने दम दिखाने की कोशिशें की, लेकिन इन पार्टियों को ज्यादा सफलता नहीं मिली। सपा को महज 0.4% वोट ही मिले थे, तो बसपा को 5%, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1.8%, तो सपा को 1.3% वोट ही मिले थे। वहीं थर्ड पावर पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। ये कांग्रेस की बी टीम जो आज बैठी थी, जैसे 8, 9, 10, 12 जितने भी दल होंगे, कांग्रेस बैसाखियां तलाशती है उन सब राज्यों में जहां वो समापन की ओर जा रही होती है। उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है, बिहार इसका उदाहरण है, महाराष्ट्र इसका उदाहरण है। कोई भी दल प्रजातंत्र है, कोई भी दल लड़ सकते हैं, इकट्ठे होकर लड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस 230 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारेगी और हमें पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस का साथ देगी। यूं तो मध्य प्रदेश में शुरू से ही मुकाबला 2 ही पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहा है, लेकिन निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के 3 पार्षदों की जीत और सिंगरौली में आप की महापौर की जीत ने सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है। वहीं 15 दलों की इस बैठक से बीजेपी और कांग्रेस की चिंताएं बढ़ सकती हैं। खैर, देखना होगा कि विधानसभा चुनाव तक ये पार्टियां कहां तक टिक पाती हैं। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या नई पार्टियों का ऐलान प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? सवाल नंबर 2, क्या तीसरा मोर्चा बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती बनेगा? सवाल नंबर 3, क्या MP में नई पार्टियां थर्ड पावर के तौर पर जगह बनाना चाहती हैं? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है MP में वोट कटवा। ये आया तो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से है ये शब्द, लेकिन है बड़ा खतरनाक सर। वोट कटवा वो राजनीतिक किरदार या चरित्र हैं या पार्टियां हैं जो वोट काट के किसी एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचा देती हैं और दूसरी पार्टी की चुनावी संभावनाओं को रसातल में पहुंचा देती हैं। जैसा कि अनेक राज्यों में और लोकसभा के चुनाव में भी राष्ट्रीय पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ होता है, ऐसा समीक्षक मानते हैं। और वोट कटवा पार्टियां वो होती हैं जो चुनाव के नतीजों पर असर तो नहीं डाल सकती हैं, लेकिन किसी एक पार्टी की चुनावी संभावनाओं को जरूर पीछे छोड़ सकती हैं। इसीलिए AIMIM एक ऐसी पार्टी है जो कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों के वोट पर इस तरह से सेंध लगाती है कि जो सबसे बड़ा दावेदार दल होता है कि अल्पसंख्यकों के वोट हमको मिलेंगे, वो देखता ही रह जाता है और उसके वोट बैंक में एक मजबूत सुराख हो जाता है। मध्य प्रदेश में ये जो तीसरे मोर्चे के दावेदार दल हैं, सबसे पहली बात तो यही है कि जैसा कहा जाता है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाना मेंढक तोलने के समान है। जैसे मेंढकों को आप तराजू में नहीं बिठा सकते हैं, कूद के कोई फुदक के इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। और 77 में सबसे बड़ा प्रयोग अब तक आज़ादी के बाद का हुआ था, लेकिन वो भी कारगर साबित नहीं हुआ। बड़ी धूमधाम से सरकार बनी जनता पार्टी की, लेकिन फिर कोई इधर गया, कोई उधर गया, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए।
और यही कहानी थी कि लोग ये मानते हैं कि दल मजबूत होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, और गठबंधन के तो घटक दल जितने भी रहते हैं वो सिर्फ अवसर की वजह से इकट्ठा होते हैं। बहरहाल मैं कई सारी, माफ़ कीजिएगा, कड़वी बातें बोल गया, लेकिन क्या करें, एक पत्रकार के तरह जिस तरह देखते रहें सर, तो उस कड़वा अनुभव को बताना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं कि लोकतंत्र में और संभावनाशील राजनीतिक दल आएँ, इकट्ठे आएँ, अलग अलग आएँ, लेकिन अच्छी चुनावी संभावनाओं को लेकर आएँ और साफ, स्वच्छ, पारदर्शी राजनीति का चेहरा बने। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता प्रताप भानु शर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। लोकेंद्र गुर्जर जी हैं, जो कि पिछड़ा वर्ग के एक उभरते हुए युवा नेता हैं, और तीसरा मोर्चा बनाने की बात आपने सुनी ही पैकेज में उनके हवाले से, कि दावा कर रहे हैं कि अखिलेश जी और तमाम, अखिलेश यादव जी, इन सब से बात चल रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव। तो देखते हैं कि लोकेंद्र गुर्जर जी कितना दम लगा पाते हैं। मनोज सैनी हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनका भी स्वागत। आप सभी के स्वागत के साथ पहला सवाल मनोज, दूर की कौड़ी है मनोज, अगर ईमानदारी की बात करें कि तीसरी राजनीतिक शक्ति मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर भी जैसा कहा जाता है कि सभी के लिए दरवाजे खुले हैं लोकतंत्र में और शुभकामनाएं हैं, क्या कहेंगे? देखिए 2018 को यदि हम देखते हैं तो 2 सीट जीत पाने में बसपा सफल रही थी, एक सपा के पास गई थी। गोंडवाना गणतंत्र का बहुत ज़्यादा 1.8% के लगभग कहीं असर वो दिखाई दिया था, खासकर जनजातीय क्षेत्रों में। तो मध्य प्रदेश में बहुत ऐसा कुछ होगा ये अभी नज़र नहीं आता शरद जी, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपने एक अच्छा खासा 52 पार्षद जीत कर आए पूरे मध्य प्रदेश को हम देखें, जैसा आपका दावा है, तो ये ज़रूर। और एक हम देखें तो महापौर बनाने में वो सफल हो गई। इसी तरह ओबीसी की हम बात कर रहे थे, 3 पार्षद वो भी जिताने में। तो आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया? जी हाँ, मैंने आम आदमी पार्टी जी, लेकिन वो तो अपने को पूरी फुल फ्लैश्ड 230 की दावेदार मानती है। नो तीसरा मोर्चा, हम तीसरा विकल्प, ये दावा है उनका। बिल्कुल, वो तीसरा विकल्प के रूप में आएगा, लेकिन वोट कटवा का काम कितना करेगा, क्योंकि हमारा विषय वही है। तो हमें लगता है सबसे बड़ा काम कोई इस बार मध्य प्रदेश में करने वाला है, तो वोट कटवा का काम आप पार्टी करेगी और जैस करेगी। लेकिन जैस भी इन 18 दलों में शामिल है, जिसमें भीम आर्मी की बात करें या जैस की बात करें, तो निश्चित रूप से जनजातीय क्षेत्रों में एक बड़ा असर दिखाई देगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जैसा दिखाई देता, आपने भी कहा कि गुजरात में हमने देखा कि आपने जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस का काम डालने में आपने काम दिखा दिया, और वहाँ भारतीय वो अकेली पार्टी थी मनोज। यहाँ ये जो दावा सामने आ रहा है, ये लोकेंद्र गुर्जर जी से ही मैं समझता हूँ। गुर्जर जी कि गालिब साहब का एक शेर है कि जो पूरा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने सुना कि बड़ी चर्चा थी तो तमाशा देखने हम भी पहुंचे, लेकिन तमाशा ना हुआ। आज भी हमने सुना कि 18 पार्टियों का दावा था आपका, 8 राजनीतिक दल आए ही नहीं। आम आदमी पार्टी कह रही हम तो अकेले ही, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। तो ऐसे में तीसरा मोर्चा बनाना क्या दूर की कौड़ी है, क्या सिर्फ एक धमकाने की राजनीति है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने बोला ना, तमाशा भी होगा, लोग देखेंगे भी और लोग खुशी में डांस भी करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस तरीके से हमारा ओबीसी महासभा विगत कई वर्षों से ओबीसी के हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, रोड पर लेके, आंदोलनों को लेकर, जैसे हमसे लड़ा पड़ रहा है, कोर्ट में भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकारें एक भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी ने भी हमारी कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़ी। जो हम लड़ रहे हैं कोर्ट में लड़ाई, हम व्यक्तिगत अपने पैसे से, अपने लोगों से चंदा इकट्ठा कर करके अपने वकीलों को खड़ा कर करके लड़ रहे हैं। हमारे साथी जैस वाले, भीम आर्मी वाले, ये जो सामाजिक संगठन है, हम सब लोगों ने तय किया था। इसके अलावा भी सर देखिए क्या होता है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 70 साल से जो कांग्रेस बीजेपी की सरकार चल रही है, और ओबीसी के लिए वादे तो बहुत करते हैं, ख्याली पुलाव सब दिखाएंगे। कमलनाथ जी की सरकार आई, 27% लागू करेंगे, लागू किया, लेकिन वकील तक कोर्ट में खड़े नहीं हुए, सुनवाई तक उनकी नहीं हुई। अब उसके बाद बीजेपी आई, बीजेपी जब से आई तब से वो भी बहुत नौटंकी के दुकान खोल दी, हम ओबीसी के लिए ये करेंगे वो करेंगे। उनने किया तो कुछ नहीं। जो पंचायत चुनाव में था ओबीसी का रिजर्वेशन पहले हमको ज़्यादा मिलता था, 180 जिला पंचायत सदस्य बनते थे, वो 140 रह गए। वो पहले 60 जनपद अध्यक्ष बनते थे, वो 30 रह गए। पहले 5000 सरपंच
बनते थे वो अब 3000 रह गए। तो ये स्थिति करना कोई नहीं चाहता। ओबीसी का वोट सब लेना चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग की बात सब करते हैं, लेकिन जब बात करने की आती है हकीकत में तो कोई नहीं करता। इसलिए हमने तय किया कि ओबीसी महासभा, जैस, भीम आर्मी और उसके साथ जो भी सामाजिक संगठन हैं और जो भी क्षेत्रीय दल हैं, हम क्यों ना सबको मिलाकर एक नई राजनीति की शुरुआत करें। एक प्रयास है हमारा। हमने ये नहीं कह दिया कि हम उसमें सफल हो गए, हम प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि 14 अप्रैल को जब हम लोग साथ में अखिलेश यादव जी सरकार बनती है तो वो तमाम जनता, भले ही उसमें कोई भी समुदाय जो है उसका -1% भी प्रतिनिधित्व है जी, लेकिन वो उसके सामाजिक, आर्थिक, नैतिक हितों के संरक्षण के लिए कोशिश करती है। जी बिल्कुल। तो आपका उद्देश्य अगर सरकार बनाने की तरफ बढ़ना है, हालांकि अभी ये बहुत दूर की बात है जी, तो आप अगर एक ऐसे बैनर के तले जाएंगे जो प्रतीत होगा कि वो किसी एक ही समुदाय के संरक्षण की तरफ बढ़ रहा है, तो आपको लगता है आप अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं? नहीं सर, देखिए ये हर एक चीज़ का चरणबद्ध तरीका होता है। जैसे इससे पहले 14 अप्रैल को अखिलेश जी, जयंत चौधरी जी, चंद्रशेखर रावत जी और हम बैठे थे। वहाँ कोई मंच नहीं था। हम 1-2 घंटे होटल में बैठ के हमने पूरा मंथन किया, हमने आगे का प्लान किया। आज हम बैठे थे, जो सभी पार्टियां थी वो लोग बैठे थे, हम जो क्षेत्रीय दल थे, आगे चल के जो लोग पार्टियां और रह गई हम उनके साथ जोड़े गए। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे बिंद में आंदोलन चल रहा है, बिंद प्रदेश की मांग के लिए, और सारे भी बहुत सारे लोग चल रहे हैं, उनसे भी हमारी चर्चाएं होंगी। रास्ते बहुत हैं, ये तो शुरुआत है। आप शुरुआत से आप ये मत देखिए कि हमने जो आपने मैसेज, जो आज का हमारा बैनर देख के कि नहीं एक साइड जा रहा है, जब हम फाइनल रिजल्ट पे आएंगे ना सर, आपको प्राउड फील होगा। सर हम आपको कहाँ अंडर एस्टिमेटवा कर रहे हैं सर, तभी तो आपको हमने आज आमंत्रित किया। आज का सब्जेक्ट ही आपके ऊपर हमने रखकर चर्चा आगे बढ़ाई है। तो हम तो आपको महत्व दे रहे हैं, लेकिन जनता आपको महत्व दे वो अधिक महत्वपूर्ण है। जनता आपकी गंभीरता को समझे। आज कितने दल आए थे आपकी बैठक में? अभी हमारे लगभग 9 दल थे और जैस के डॉक्टर हीरालाल लावा जी थे, ओबीसी महासभा से मैं था। जी हाँ, जी हाँ। और कुशवाहा समाज के प्रांतीय अध्यक्ष योगेश कुशवाहा। मैं लौटूंगा आपकी तरफ। किस तरह से देखते हैं डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी आप, फिर मैं प्रताप भानु जी की तरफ आऊंगा। मध्य प्रदेश 2 ही दलों की टक्कर का साक्षी रहा है 1956 से लेकर 2018 और 19 तक, और 2023 में भी सूरत हाल बदलेगी ये कहना कठिन है। आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस जरूर किस तरह से महत्व रखेगी वो नतीजे बताएंगे, लेकिन फिर भी अब ये देखिए एक गठबंधन भी बन रहा है तीसरी राजनीतिक शक्ति के दावेदार दलों का। जी देखिए 1980 के बाद से मध्य प्रदेश में लगभग द्विदलीय राजनीति है। बीच में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने कुछ चुनावों में कुछ छोटा और अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आमतौर पे वो मध्य प्रदेश की राजनीति की धारा को बदलने में या जो द्विध्रुवीय राजनीति है उसमें कोई इम्पैक्ट डालने में असफल रहे। फिर इस तरह की जो राजनीति करते हैं, जो जातीय राजनीति करते हैं, जाति आधारित जिनका वोट बैंक बनाने की कोशिश होती है, वो बहुत लंबी उनकी कोई दौड़ नहीं होती है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, जैसे लोकेंद्र गुर्जर जी ने कहा कि साहब ओबीसी को आगे बढ़ाने के लिए हम बात करना चाहते हैं, तो मेरा इनसे इतना ही आग्रह है कि जो समाज के सभी वर्गों को इंक्लूसिव किस तरह बनाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती रही है। हमने ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया है, हमने ओबीसी का प्रधानमंत्री बनाया है, तो इसमें अब जातिवादी राजनीति करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। मध्य प्रदेश में जो है आप देखेंगे, मध्य प्रदेश में अभी शिवराज जी हैं, उसके पहले बाबूलाल गौर साहब थे, उसके पहले उमा जी थी, सभी ओबीसी के वर्ग के हैं। तो जो सत्ता में हिस्सेदारी है, महत्वपूर्ण है ना। हाँ बिल्कुल, सत्ता में जो हिस्सेदारी, ओबीसी के मुख्यमंत्री दिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने ओबीसी को क्या दिया? उन्होंने नहीं, ओबीसी का विकास ही दर्शाता है ये। अच्छा 180 सीट से 104 रह गई, ये बात पूरी हो जाने दीजिए लोकेंद्र जी, उन्होंने टोका नहीं आपको, सुन लीजिए उनकी बात। लोकतंत्र में रिप्रेजेंटेशन ही सबसे प्रमुख बात होती है, और ओबीसी वर्गों को रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी अगर दे रही है, उनको आगे बढ़ा रही है, तो ये लोकतंत्र में इसी तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। अब रही बात कि कोई तीसरा मोर्चा या चौथा मोर्चा लड़ना चाहता है, तो अब नीतीश कुमार जी 2014 से लेकर 19 के बीच में भी प्रधानमंत्री बनने की तैयारी करते रहे। हालांकि एक बार उनसे पूछ लिया किसी ने कि कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, आपके पास तो 2 ही सांसद हैं, उस समय 2 ही सांसद थे। अखिलेश यादव जी, अब उनके पास भी कितने सांसद हैं, नीतीश जी के पास भी कितने सांसद हैं, लेकिन वो दिल्ली से लेकर पटना, कभी आपके पास भी थे। हाँ, लेकिन हमारे पास विचार था सर जी, हमारे पास विचार था, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे पास काम करने वालों की फौज थी। हम कोई सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम एक विचार के लिए लड़ रहे थे।
अब ये जो लोग काम करते हैं, हमें कोई काम के करने के तरीके में कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन अगर किसी खास ऑब्जेक्टिव है, कोई लक्ष्य है आपका, किसी खास काम के लिए काम करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीतीश जी या अखिलेश जी या ममता बनर्जी जैसे एस्पिरेशन वाले लोग की किसी तरह प्रधानमंत्री बन जाएं, ऐसे ही बहुत सारे लोगों की आकांक्षा होती है कि हम इसमें जो राजनीति है, जैसे मध्य प्रदेश में पिछली बार 40% भाजपा और कांग्रेस को वोट मिला, तो इसमें कोई बैलेंसिंग स्थिति में कुछ नफा नुकसान की जब स्थिति होती है तो वहाँ कुछ काम करने को मिल जाए तो ये आकांक्षाएं लोगों की हो सकती हैं। सबको अपना अपना राजनीति में भाग्य आजमाने का हक है। हम स्वागत करते हैं, मतलब लोकेंद्र गुर्जर जी का भी और भी जो 18 पार्टियां हैं सबका स्वागत है। इनके साहस की दाद देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। एक युवा नेता के तौर पर संघर्षशील हमेशा से रहे हैं और फिर एक मोर्चा बनाने की घड़ी, एक घटक कंपोनेंट के तौर पर अन्य नेताओं के साथ मिलकर एक कोशिश कर रहे हैं और धारा के प्रतिकूल जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय से आने वाले नेताओं का आमतौर पर बीजेपी और कांग्रेस में पुनर्वास की दर बड़ी अच्छी है, उनकी रिहेबिलिटेशन बड़े अच्छे से हो जाता है। तो लेकिन उसके बाद भी अगर ये अकेले चलने की बात कर रहे हैं तो ये जिगरे का काम तो है सर। प्रताप भानु जी, आपसे जानना चाहूँगा कि धारा के विरुद्ध तैरने की कोशिश है तीसरी राजनीतिक शक्ति बनना मध्य प्रदेश में। बहुत कोशिशें हुई, बड़ी धार चढ़ाने की कोशिशें हुई, खासतौर से समाजवादी पार्टी और बीएसपी की, लेकिन कोई परवान नहीं चढ़ पाया। कोई 7-8 तक पहुंच पाया विधायकों की संख्या में, कोई 1 दर्जन तक पहुंचने के नज़दीक पहुंच गया, लेकिन कोई भी इस स्थिति में नहीं पहुंचा कि बीजेपी या कांग्रेस को भी हरा कर किनारे कर दे। अब ये फिर एक कोशिश है, हर कोशिश महत्वपूर्ण भी होती है, हर बार अंडर एस्टिमेट करना और इस तरह से भी करना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई चमत्कार हो पाएगा ये कहना तो बड़ा कठिन है और संदेह से भरा भी। आप कैसे देखते हैं जी? देखिए शरद जी, जैसा आपने कहा कि ये अभी तक का रिजल्ट जो है वो ये बताते हैं कि ये वोट कटवा पार्टी ही साबित हुई है और मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा के अलावा अभी तक कोई को महत्व या जन समर्थन नहीं मिला है। तो मैं नहीं मानता कि जातीय आधार पर बना हुआ गठबंधन या चुनाव के मौके पर निजी निहित स्वार्थ के आधार पर बना हुआ गठबंधन जनता के बीच में कोई स्थान पा पाएगा। जिन्होंने जनता की कठिनाई में कुछ दुख दर्द में काम ना किया हो, किसानों के मुद्दों को लेके कोई संघर्ष ना किया हो, महंगाई की आवाज ना उठाई हो, नौजवानों को रोजगार की बात ना करी हो, जितने भी राजनीतिक दल हैं बड़े राष्ट्रीय स्तर के हो, प्रदेश के स्तर के हो, ये इनको यदि जनता विश्वास देती है, इनको चुनकर भेजती है, तो उनका जो एक बैकग्राउंड है, जो उनका कार्यशैली है, जो उनका संघर्ष है, जो आवाज उठाने का एक करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है और एक साथ मिलकर संघर्ष करने का जो एक जज्बा है, उसकी वजह से लोग जुड़ते हैं और राजनीतिक स्थायित्व के लिए, प्रदेश में भी राजनीतिक स्थायित्व के लिए ये निर्दलीय रूप में जो गठबंधन होता है, इसे एक मोर्चे का नाम दे दिया जाए, या निर्दलीय लोगों को हमेशा हर चुनाव में खड़े होते हैं, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में ये व्यवस्था है, मल्टी पार्टी सिस्टम भी है, निर्दलीय को भी महत्व है। तो मुझे नहीं लगता कि इनका वोट कटवा पार्टी या निर्दलीय स्वरूप से ज्यादा कोई उभर पाएगा। गठबंधन का शेप तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ना तो इनमें दिशा है। प्रताप भानु जी, 90 के दशक में कांग्रेस ने मोर्चे बनाकर के लिए कोई योगदान है जी। 90 के दशक में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए मोर्चेबाजी की राजनीति बड़ी जम के की है। मुझे हरकिशन सिंह सुरजीत याद आते हैं, मुझे जयललिता याद आती हैं, मुझे आप कह लीजिए कि उधर से AIADMK के नेता याद आते हैं, तो करुणानिधि याद आते हैं। तो मोर्चेबाजी का अनुभव तो आपको अच्छा है और उसकी ताकत भी आप खूब समझते हैं। देखिए, पार्टियों के गठबंधन का मोर्चा अलग होता है और व्यक्ति और समाज पर आधारित गठबंधन होता है, और जिसका कोई विजन ना हो, जिसका संघर्ष का कोई इतिहास ना हो, जिसमें एकजुटता की कोई बात ना हो, मंच पे एक साथ बैठकर फोटो खिंचवा लेने से गठबंधन नहीं बनता। चलिए
चलिए मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। मनोज, मुझे जल्दी से ये समझाइए, कई बार कहा जाता है कि पर्दे के सामने का मंजर अलग होता है, पर्दे के पीछे का मंजर अलग होता है। मैं लोकेंद्र गुर्जर जी या इस मोर्चे की मंशा पर संदेह नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है इनको भी ना पता हो। क्या मध्य प्रदेश में ये बीजेपी और कांग्रेस की ही चतुराई से भरी राजनीति है कि वो कई बार चुनावी परिदृश्य में ऐसे मोर्चों को ले आते हैं जो या तो किसी एक पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब मैं दो दलों की बात कर रहा हूं, और दूसरे को फायदा पहुंचा देते हैं। तो कहीं आप ये भी तो नहीं देख रहे हैं कि ये तीसरा मोर्चा किसी को बताए हुए या बिना बताए हुए कुछ इस तरह की कोशिश है? देखिए, संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता, पर्दे के पीछे तो राजनीति में सब कुछ हो सकता है। और जो खबरें आ रही है उसमें कुछ लोग तो है, आप देखिए जयस की बात करिए तो जयस ने पिछली बार अपने तमाम कैंडिडेट को लेकर बातें की, लेकिन बाद में जो जयस के मुखिया थे हीरालाल अलावा, वही कांग्रेस के साथ चले गए। और कमलनाथ ये मंच से बार बार कहते रहे कि जयस हमारे साथ है। तो जयस यदि कांग्रेस के साथ दे रही है तो फिर निश्चित रूप से वही जिस तरफ इशारा कर रहा है वही सब दिखाई देगा। और ये यदि ऐसा होता है शरद जी, तो इसका लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को मिलना है। बीजेपी ये चाहती है कि अलग अलग दल दिखाई दे, जैसी जानकारी आ रही है, और उसका असर इस तरफ भी होगा। तो इन सब बातों से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम बाकी राज्यों को भी अभी देखें तो छोटी जो पार्टियां रहा करती थी 2014 के बाद से, उनमें काफ़ी कमियां आई। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, आप पार्टी को छोड़ दें तो अभी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने बहुत अच्छा अपना स्थान, बसपा खत्म हो गई लगभग, तो मध्य प्रदेश में कोई ऐसा स्थान दिखता नहीं है। लेकिन ठीक है, यदि लोकेंद्र गुर्जर जैसे लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं, पर आने वाले दिनों में आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं वो वैसा ही होगा जैसी खबरें आ रही। लोकेंद्र जी माफ़ कीजिएगा, मंशा पर संदेह हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठेंगे बिल्कुल, और इन सवालों के जवाब भी आपको देने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो किस तरह से आप अपनी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आप किसी राजनीतिक दल के उपकरण के तौर पर ये कोशिशें नहीं कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय जो बोल रहे थे, मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। आपने मुझे उस समय रोक दिया था। उन्होंने बोला था कि बीजेपी ने ओबीसी वर्ग को जो हिस्सेदारी दी है, जो वो दिया है, तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से 60 जिला जनपद अध्यक्षों से 30 पर रह गए, ये हमारा प्रतिनिधित्व है। 5000 सरपंच थे, वो 3000 रह गए, ये प्रतिनिधित्व आपने दिया, ओबीसी के मुख्यमंत्री ने दिया। जो 180 जिला पंचायत सदस्य होते थे वो 104 रह गए, वो 14 जिला पंचायत अध्यक्ष रहते थे वो 4 रह गए, ये प्रतिनिधित्व आप देना चाहते हो। 27% के चक्कर में 5 साल से भर्तियां नहीं निकल रही हैं, ये आप प्रतिनिधित्व ओबीसी को देना चाहते हो। जैसा कि अभी उसके बाद आता हूँ मैं, कांग्रेस के अभी हमारे प्रवक्ता जी बोल रहे थे, सांसद महोदय, पूर्व सांसद महोदय, वो बोल रहे थे कि नहीं, समाज पर एक साथ बैठने से उससे कुछ नहीं होता है। माननीय, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब समाज एक साथ मंच पर बैठता है ना, तो वो निस्वार्थ भाव से साथ में बैठता है। जब पार्टियां मंच पर बैठती हैं ना, तो वो अपनी जुगाड़ के चक्कर में बैठती है कि इससे मेरा कितना फायदा होगा जैसे। लेकिन आज यदि ओबीसी, एससी, एसटी के सभी सामाजिक संगठन या जो भी इस विचारधारा की जो पार्टियां हैं, जब एक साथ बैठ रही हैं ना, तो सबके कहीं ना कहीं दर्द है और सब चाहती हैं कि एक मंच पर आएं। अब मैं आता हूं सर आपकी बात पे, आपने बोला कि मुझे दोनों रिएक्शन लेना है, डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय का, प्रताप भानु जी का। जी मैं बिल्कुल ये बताऊंगा सर आपको। आप जैसा कह रहे थे कि कोई संदेह उठाए, सर आप मुझे व्यक्तिगत 8 साल से जानते हैं। पिछले चुनाव में भी 2018 में भी हमने बिल्कुल खुलकर हमने ओबीसी की बात कही थी और मन में कहा जो ओबीसी की बात करेगा वही प्रदेश पर राज करेगा। और आज तक कभी भी हम किसी के भी टूल्स के रूप में उपयोग नहीं हुए हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, आप प्रयास करते हैं, या तो सफल होते हैं या शिक्षित होते हैं, जो भी होगा वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। पंचायत और जो अभी नगरीय निकाय यूपी में चल रहे हैं उनको कंप्लीट होने दीजिए, उसके वाला और भी पार्टियां हैं उनके साथ भी आपको एक नया रोचक मुकाबला इस मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं, और हम कभी भी किसी का टूल्स नहीं बनेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। रोचक मुकाबले की बात करें, एक छोटी सी लाइन, अभी कुछ दिन पहले अखिलेश जी की मुलाकात अरुण यादव से भी हुई है, और फिर अखिलेश जी के साथ लोकेश जी भी बैठ रहे हैं। और ये लोकेंद्र जी जो बात कह रहे हैं, हमको तो गुरु इसमें कुछ समझ में कुछ ऐसा आ रहा है कि इतना आत्मविश्वास झमक चमक रहा है, तो इसके पीछे कुछ मामला तो तगड़ा है। अब वक्त आने पता चलेगा। शुभकामनाएं हैं उनको। दीपक जी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि लोकेंद्र जी कितने इनकार करें, खास तौर पर मध्य प्रदेश में देखा गया है। 1993 के और 1998 के चुनाव हम ध्यान में लाएं तो उस समय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे।
और आपको भी जानकारी होगी कि उस समय ये कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो सूचियां जारी होती हैं वो दिग्विजय सिंह जी तैयार करते हैं कि हर सीट पर इक्वेशन क्या हो जाती है का। लेकिन मैं समझता हूं कि वो जो 1990 का दौर था उससे सारा देश बहुत आगे आ चुका है। जातीय आग्रह, जातीय दुराग्रह या जातीय एस्पिरेशंस ये अपनी जगह हैं, लेकिन ये विकास का दौर है जहाँ पे सबको रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत तो है, लेकिन खास बात राष्ट्रवाद की है और विकास की है, जिसके रास्ते देश आगे बढ़ सकता है। जी 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 बताइए। जी हमने सुना इनको, गुर्जर जी, लोकेंद्र जी को। जी ठीक है, प्रयास करते हैं, लोकतंत्र में सबकी भावना का सम्मान होना चाहिए, परंतु महत्वाकांक्षा बगैर किसी काम के, बगैर किसी विजन के क्रियान्वित हो जाए या कोई उसको फलीभूत हो, इसकी अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए। और मध्य प्रदेश में जो सबको साथ लेकर चलने की भावना कांग्रेस के अंदर है, चाहे जयेश का साथ रहा हो, चाहे बीएसपी के लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया हो, चाहे और गठबंधन पार्टी, राजनीतिक पार्टियों ने हमारा साथ दिया हो, वो इसी वजह से एक ही विचारधारा और एक ही उसके लिए साथ लेकर, और आज संविधान की बात ये कर रहे हैं। संविधान तो कांग्रेस ने ही बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में भारतवर्ष को दिया, और कांग्रेस कटिबद्ध है कि हर हालत में कांग्रेस द्वारा रचित, विद्वानों द्वारा लिखा गया गरीब, दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग और सभी के लिए आरक्षण की बात करने वाले इस संविधान में सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात करने वाले संविधान की क्या करना चाहिए। और इसमें यदि हमारे लोकेंद्र जी भी हमें सहयोग देते हैं तो इनकी बड़ी कृपा हो। अरे अरे आप तो ऐसा कर रहे हैं, एजेंडा सारा एजेंडा बाहर आ रहा है, सारा एजेंडा बाहर आ रहा है सर। आप उस पर कह रहे हैं हमें साथ दे रहे हैं, ये क्या? लोकेंद्र जी से बात कर रहे हैं, गठबंधन नहीं हो सकता। मतलब कांग्रेस की चतुराई तो हम समझ गए सर, आप बड़े चतुर हैं। आप कांग्रेस जो है, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, उससे सहमति नहीं हो सकती। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रताप भानु जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, बहुत शुक्रिया लोकेंद्र जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। तो देखते हैं कि ये जो जिसको कांग्रेस कह रही है, प्रताप भानु जी कह रहे हैं भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो देखते हैं भानुमति का ये कुनबा बनता है या फिर बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये जो मोर्चा है, ये आम आदमी पार्टी अलग खड़ी हो रही है और ये मोर्चा अलग खड़ा हो रहा है। तो क्या ये मध्य प्रदेश के राजनीतिक चरित्र को प्रभावित करेंगे और द्विदलीय राजनीति को क्या उत्तर प्रदेश या बिहार की तरह उसके चरित्र को बदलकर उसको त्रिदलीय या चतुर्थ दलीय कर देंगे? ये तो वक्त बताएगा साहब। देखते हैं और इंतज़ार करते हैं 2023 के नतीजों का। लेकिन अब तक मध्य प्रदेश का दो दलों का चरित्र इंटैक्ट रहा है और कोई उसको बदल नहीं पाया। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, नक्सलियों का इलेक्शन अलार्म। नमस्कार।